until 0. यही करना था, यूजर से कंटिन्यूसली एक इनपुट डालने को बोलना है ना। और और क्या करना है, जब -1 एंटर कर दिया जाएगा देन वो चीज बंद कर देनी है, आगे यूजर से कोई भी नंबर नहीं इनपुट कराने को बोला जाएगा। और तब तक जितने भी नंबर्स इनपुट कराए होंगे उन सबकी एडिशन जो है, उन सबका सम कैलकुलेट करके हमें एवरेज करनी है। लास्ट क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट? Ask the user to enter marks one by one. Complete -1 should from the input. फाइंड एवरेज, ये क्वेश्चन था राइट। तो देखो एंटर तो करानी है, साइड बाय साइड उनका टोटल भी कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है जी। तो टोटल बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं। और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जब भी इसके अंदर वो एंटर करा जाएगा टोटल जो है वो ऐड हो जाएगा। इतना तो कल करा था हमने, ये वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है। एवरेज निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं पता यूजर 2 नंबर एंटर करेगा, 4 नंबर एंटर करेगा, 10 नंबर एंटर करेगा। पर एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल अकरेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अकरेंसेस। अब नंबर ऑफ अकरेंसेस कितनी है वो चीज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जो बाय डिफॉल्ट 0 है, और हर केस में वो बाय 1 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और फाइनल में हमने क्या कर देना है, जब ये लूप से बाहर आ जाएगा, जब भी नेगेटिव वाइल नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तब तक ये लूप चलेगी। और अगर -1 डाल दिया गया तो ये लूप नहीं चलेगी, राइट। तो उस केस में हमें क्या कर देना है, उस केस में हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है, एंड दैट एवरेज विल बी टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय काउंट। और हमें फाइनली इसको प्रिंट करा देना है। सारी चीजें करी हुई ना, काउंट वाला भी कॉन्सेप्ट करा हुआ है, टोटल वाला भी कॉन्सेप्ट करा हुआ है, ठीक है जी। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक बार ये इनपुट में पहली बार लेना पड़ेगा कि मार्क्स पहली बार पूछे यूजर से। लूप्स की ही प्रैक्टिस करनी, ठीक है जी। चलिए जी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, दैट कैन बी डिक्लेयर्ड either using single quotation marks or double quotation marks, right?
देखो इतना तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, उसके अंदर अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेसेस, स्पेशल सिंबल्स कुछ भी हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में। जो हमारे पास सीक्वेंसेस होती है ना, जो भी सीक्वेंसेस हम आगे पढ़ेंगे, हर सीक्वेंस को एक इंडेक्सिंग दी जाती है। कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी स्ट्रिंग है, हर स्ट्रिंग की एक इंडेक्सिंग होगी। अब इंडेक्सिंग का क्या मतलब है कि उनको एक पोजीशन जो है वो पोजीशन असाइन करी जाती है। एंड पाइथन के अंदर जो है ना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। अब इस जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का क्या मतलब है हमारे पास, कि अगर सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन, स्ट्रिंग है हमारी पाइथन, इसको इंडेक्स दिया जाएगा। जो वेरी फर्स्ट कैरेक्टर है उसको इंडेक्स 0, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो डिजिट है, चाहे वो अल्फाबेट है, चाहे स्पेशल सिंबल है, चाहे स्पेस है, हर हर चीज को क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स असाइन करा जाता है। और वो इंडेक्स असाइन कैसे करा जाता है, सबसे पहले कैरेक्टर को इंडेक्स दिया जाता है 0, देन एक एक करके आगे आगे इंक्रीज करता रहता है। ठीक है जी। एंड पाइथन जो है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करती है। दैट मींस कि जो यहाँ पे पाइथन के अंदर सीक्वेंसेस की इंडेक्सिंग होती है, फर्स्ट कैरेक्टर को क्या दिया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट को क्या दिया जाता है, 0 इंडेक्स दिया जाता है। और हम क्या कर सकते हैं, हम इन इंडेक्सेस का यूज करके अपनी स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अभी तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अभी तो मैं कोई भी स्ट्रिंग बना ली, जैसे ये सेम ही चलते हैं, पाइथन स्ट्रिंग बना दी मैंने, मैं पूरे की पूरी इसको एक्सेस कर रही हूँ, टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग को। पर सपोज मुझे इसके किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही एक्सेस करना है, मुझे इसके फर्स्ट कैरेक्टर को ही एक्सेस करना है, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 पे। और उसको इंडेक्स की हेल्प से कैसे एक्सेस करा जाता है, यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग का नाम आएगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो इंडेक्स लिखना है जो वाला एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट ऑफ 0, इसका मतलब whatever character is present at the 0th index in string, हमें सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर चाहिए। ठीक है जी। ऐसे में कोई भी इंडेक्स पास करूंगी, देखो 2 लिखा तो सेकंड इंडेक्स पे टी था, तो यहाँ पे हमारे पास टी आ गया। अगर तो मैं एक ऐसा सा इंडेक्स लिखती हूँ जो कि स्ट्रिंग को असाइंड है, वो इंडेक्स आ जाएगा। अगर मैं एक ऐसा सा इंडेक्स लिख दूं दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अवर स्ट्रिंग, अगर मैं लिख दूं टेक्स्ट का इंडेक्स 13, तो क्या 13 इंडेक्स है हमारी स्ट्रिंग के केस में, नहीं, स्ट्रिंग की इतनी लेंथ ही नहीं है। तो इस केस में हमारे पास आउट ऑफ रेंज एरर आ जाता है। ठीक है जी। अब ये जो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग है ना, ये स्ट्रिंग इंडेक्सिंग हमें क्यों करनी है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे है एक, कोई बता सकता है। ये तो चलो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बताया, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग बताया, पर इन रियल लाइफ इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम इसको कहाँ पे यूज कर रहे होंगे, इसकी एक एग्जांपल यहीं पे इसी व्यू पोर्ट पे प्रेजेंट है, कोई बता सकता है कहाँ पे। ध्यान से देखो। मैम फाइंड करने के लिए कि कौन सा करेक्टर कहाँ पड़ा है, कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक करेक्टर फाइंड करना हो जी कहाँ है। नहीं, मैं यूज केस ये पूछ रही हूँ कि जो अभी हमने ये स्ट्रिंग इंडेक्सिंग करी है ना, कि मैं एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़ा हुआ एक सिंगल कैरेक्टर निकाल रही हूँ, उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे यूज करा गया है, कहाँ यूज करा गया है, ये ध्यान से देख के बताओ। इधर की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, ये जुपिटर नोटबुक की बात नहीं कर रही हूँ, पर इस पूरे के पूरे जितना भी आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसके केस में स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की एक एग्जांपल पड़ी हुई है, उसको ध्यान से देखो।
जब हम गूगल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या हमसे पूछा जाता है कि आप अपने नाम का पहला अक्षर हमें बताओ क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना है? पूछा जाता है? पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता ना। हमने अपना पूरा नाम दिया, उस पूरे नाम में से सबसे पहले करेक्टर को निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया गया। होता है ना ऐसा, कभी भी किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर करो तो ये कैसे करा जाता है? ऐसे ऐसे टास्क के लिए ये स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की हमें जरूरत पड़ती है कि हमें कोई स्पेसिफिक करेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें उसको कहीं आगे यूज करना है, कहीं पे डिस्प्ले कराना है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। समझ आया जी? ठीक है जी, आगे करें। अब जैसे ये हमारे पास जो हो रही है ना इंडेक्सिंग, ये वाली, ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। सिमिलरली हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में देखो, नेगेटिव इंडेक्सिंग कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद -1। यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाले को -1, देन -2, -3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से शुरू होगी। ठीक है जी। तो अगर मुझे, जैसे मेरे पास ये पाइथन तो एक छोटी सी स्ट्रिंग है, पर एक बड़ी स्ट्रिंग होती, पूरा कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता, तो उसका मुझे लास्ट करेक्टर एक्सेस करना होता, तो मैनुअली हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता कि इसका इंडेक्स कितना है। बट यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सेस हम इंडेक्सिंग हम क्या कर सकते हैं, सीधा मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया कि मुझे टेक्स्ट का जो -1 लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा है वो चाहिए, तो लास्ट वाला बेसिकली दैट इज n। सिमिलरली मैं -2 लिख दूंगी तो n से अगले वाला जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास होती है नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है जी, क्लियर है? इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग की हेल्प से कैसे हम सिंगल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। डन है जी, करें आगे। नेक्स्ट हमारे पास अगली चीज आती है लेंथ फंक्शन। देखो जी, हमारी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स होंगे, वो करेक्टर चाहे एक अल्फाबेट है, चाहे डिजिट है, चाहे स्पेस है, सभी को काउंट करके ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा कि हमारी स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है। प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग की कितनी लेंथ है, 11, दैट इज वाई इसने क्या रिटर्न कर दिया, 11। लेंथ फंक्शन को यूज कैसे करा जाता है, लेंथ फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में हमें क्या कर देना है, उस स्ट्रिंग का नाम पास कर देना है जिसकी हम लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप स्ट्रिंग का नाम भी पास कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली वो स्ट्रिंग को ऐसे ही भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ये, तो इसकी भी 11 ही आ गई, क्योंकि 10 हेलो के, सॉरी 5 करेक्टर्स जो हेलो के अंदर है, 5 करेक्टर्स वर्ल्ड के अंदर है, एंड 11th वन इज स्पेस, तो इसकी भी लेंथ कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है जी। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग स्लाइसिंग।
इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग हमेशा हमें स्ट्रिंग में से सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर निकाल के देता है। स्लाइसिंग होता है कि हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से एक छोटा पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, 11 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग में से मुझे 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग चाहिए, उस चीज को क्या बोला जाता है? स्लाइसिंग बोला जाता है। एंड स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या रहता है? यहाँ पे स्ट्रिंग और इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्सिंग के केस में हम सिंगल इंडेक्स लिखते हैं, पर यहाँ पे 2 इंडेक्स लिखे जाते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप, कि कहाँ से स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है और कहाँ तक उसको एक्सट्रैक्ट करना है स्टॉप। इसके केस में देखो क्या होता है, जो स्टार्ट वाला इंडेक्स होता है ना, वो स्टार्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूसिव होता है, उसको इंक्लूड करा जाता है। बट जो स्टॉप इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, उसको इंक्लूड नहीं करा जाता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग बना रही हूँ, मुझे इसको स्लाइस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट करा दो सेकंड से लेके 6th तक। क्या हो गया? यहाँ पे कॉमा नहीं कॉलन लगाया जाता है, मैं कॉमा लगा रही हूँ, ये देखो जी। ठीक है जी, अब सेकंड इंडेक्स कौन सा है? 0 1 एंड 2, एल, दैट इज वाई एल यहाँ पे आ गया। 2 3 4 5 एंड 6, 6 आएगा डब्ल्यू, दैट इज वाई डब्ल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है। एक इंक्रीज कर देती हूँ, 7 तक ले जाती हूँ, तो अब देखो 6 तक ही आ रहे हैं, 7th नहीं आ रहा। तो जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड होता है, स्टॉप इंडेक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट इज, अगर हमें स्टार्ट से लेके कुछ स्पेसिफिक करेक्टर तक इंडेक्सिंग करानी हो, स्लाइसिंग करानी हो, देखो उस केस में हमें ये जो स्टार्ट इंडेक्स है इसको स्किप कर सकते हैं, सीधा अपना स्टॉप इंडेक्स लगाया जा सकता है। अगर स्टार्टिंग से लेके कहीं तक लेके जाना है, स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट इंडेक्स को स्किप करा जा सकता है। ठीक है जी, सिमिलरली अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके लास्ट तक एक्सट्रैक्ट कराना है, तो उस केस में हम जो स्टॉप इंडेक्स है उसको स्किप कर सकते हैं। इजी है ना, समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज यूजिंग स्टेप इन स्लाइसिंग। स्टेप के बारे में बताए, स्टेप फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। स्टेप क्या कर देता है? वैल्यूज को स्किप करता है। सेम ही चीज यहाँ पे करी जा सकती है, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दे देनी है, यहाँ पे स्टॉप, और यहाँ पे स्टेप दे देना है जितना हम स्किप करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया कि टेक्स्ट का 0 से लेके 10 तक कराना है, पर हर सेकंड वैल्यू को क्या कर देना है? स्किप कर देना है। तो देखो ऐसा ही हो रहा है। ठीक है जी, बीच में से वैल्यूज स्किप हो रही है।
हर सेकंड वैल्यू स्किप हो रही है ना, जैसे रेंज में स्टेप फंक्शन होता है, सेम इसमें भी होता है। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग। रिवर्स करने का तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, जब आप स्टार्ट स्टॉप वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, स्टार्ट को भी स्किप कर देना है, स्टॉप को भी स्किप कर देना है, और स्टेप वैल्यू दे देनी है -1। ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू भी ओमिट कर रहे हैं, राइट, स्टार्ट वैल्यू भी नहीं लिखी जा रही, स्टॉप वैल्यू भी नहीं लिखी जा रही, स्टेप वैल्यू दे दी -1। ऐसा सा लिखने से क्या हो जाएगा, हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी, डन है। स्लाइसिंग समझ आ गया, स्लाइसिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्टार्ट से स्पेसिफिक पोजीशन तक कैसे जाना है, स्पेसिफिक पोजीशन से एंड तक कैसे जाना है, बीच में से दो वैल्यूज कैसे उठानी है, रिवर्स कैसे जाना है, स्टेप वैल्यू के साथ कैसे स्ट्रिंग को वो करना है, एक्सेस करना है। समझ आ गया जी सबको, इतने में कोई डाउट? नेक्स्ट इज लेन एक्सप्लेन कर दो ऊपर। लेंथ फंक्शन, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती है, बेसिकली इसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है वो रिटर्न करता है। ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल का क्या मतलब होता है, विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है जी, हर सीक्वेंस के हर एलिमेंट को 1 बाय 1 विजिट करना, उसको ट्रेवर्सल बोला जाता है। हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रिंग ट्रेवर्सल के बारे में, लूप्स पढ़े हैं ना, राइट। लूप्स के केस में हम यही कर रहे हैं, स्ट्रिंग के हर एलिमेंट के ऊपर 1 बाय 1 जा रहे हैं। ठीक है जी, उसी को स्ट्रिंग ट्रेवर्सल बोला जाता है। देखो, अगर मुझे फॉर लूप के साथ ये चीज करनी है तो बहुत आसान होती है, आसान होती है ना। बस हमें इतना लिखना है कि फॉर ch या कुछ भी यहाँ पे इन स्ट्रिंग हमें क्या कराते जाना है, प्रिंट कराते जाना है करेक्टर। ये होता है फॉर लूप के साथ स्ट्रिंग ट्रेवर्सल। अब अगर हमें व्हाइल लूप के साथ स्ट्रिंग ट्रेवर्सल करना हो तो इतना करो नोट।
ठीक है जी। अब अगर while लूप के साथ एक स्ट्रिंग के ऊपर ट्रिवर्स करना होगा इसी के ऊपर, तो हमें इसके इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, कैसे होगा ये चीज? देखो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली। देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो सूरज भैया एक छोटा सा काम था, अगर नीचे जाओगे ना तो चाय के साथ खाने के लिए कुछ लेके आ रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर मुझे ये स्ट्रिंग का ये प्रिंट कराना है बेसिकली ऐसा, तो ये क्या है? स्ट्रिंग का 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो देखो ऐसा बोला जा सकता है कि पहले हम बेसिकली क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ पे आई प्रिंट करा रहे थे, इस केस में हमें क्या प्रिंट कराना होगा? स्ट्रिंग ऑफ आई प्रिंट कराना होगा। ऐसे ही होगा ना, जब एक लूप चलेगी, जो लूप 0 से लेके स्ट्रिंग के एंड तक 5 या 6 तक चलेगी, सपोज 5 तक चलेगी, तो यहाँ पे हमें कराना क्या है? ये एक एक्स्ट्रा लगा दिया क्या मैंने? सही लगाया, 0 से लेके 5 तक चलेगी। तो नॉर्मली जब हम while लूप लगाते हैं कि आई को 0 से स्टार्ट करो, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तब तक क्या कराते जाओ? आई को प्रिंट कराते जाओ। तो ये 0 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। पर इस केस में हमें आई नहीं प्रिंट कराना, इस केस में हमें क्या प्रिंट कराना है? स्ट्रिंग ऑफ आई। स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिख के, जो भी स्ट्रिंग का नाम है यहाँ पे क्या लिख देना है? आई लिख देना है। अब इससे क्या होगा, जब ये लूप चलेगी, आई की वैल्यू 0 होगी, पहली आइटरेशन में क्या प्रिंट हो जाएगा? स्ट्रिंग ऑफ 0। तो उस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? पी प्रेजेंट है, पी प्रिंट हो जाएगा। जब दूसरी आइटरेशन चलेगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब क्या प्रिंट होगा? स्ट्रिंग ऑफ 1, फर्स्ट इंडेक्स, तो वाई प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ऐसे लूप चलती रहे। समझ आया जी? ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एक आई की वैल्यू इनिशियलाइज करी जाएगी 0 से, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तब तक क्या कराते जाना? प्रिंट कराते जाना स्ट्रिंग ऑफ आई। आई को प्लस प्लस नहीं कराया, उसकी वजह से हमारे पास ये इनफाइनाइट लूप आ गई है। तो आप प्लीज ये काम मत करना, मैंने तो चलो कर ही दिया है, मैं तो दिन में कई बार कर देती हूँ। फिर से इनफाइनाइट, ये देखो जी, हमें क्या कराना है? वाइल जब तक इस आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी, तब तक इस स्ट्रिंग ऑफ आई को भी प्रिंट कराते जाना है, एज वेल एज इस आई को प्लस भी कराते रहे। ठीक है जी। तो अब ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखो ये ऊपर वाला जो है वो फॉर लूप से है, नीचे वाला जो है वो वाइल लूप से। ठीक है जी। बट एक इसमें अभी भी छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे अभी तो मुझे पता था स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, बट यहाँ पे अगर मेरे पास बड़ी स्ट्रिंग आ गई, या फिर कोई यूजर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रिंग की, उसके ऊपर मुझे आइटरेट करना, फिर मुझे लेंथ थोड़ी ना पता होगी उसकी, है ना? तो यहाँ पे व्हाइल में फिर क्या कंडीशन दी जाएगी? लेंथ लगा देंगे सीधा ही, कि यहाँ पे क्या कर दो, सीधा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करो और उधर तक चलना है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया? अच्छा, मैं फिर इक्वल टू नहीं आएगा, फिर सिर्फ लेस देन ही आएगा। अब सही है। तो क्यों? क्योंकि देखो लेंथ जो पाइथन की है वो कितनी है? 6 है, तो ये 6 तक चलने का ट्राई करेगा, पर इंडेक्सिंग 0 से लेके 5 तक होती है। दैट इज वाई लेंथ वाले केस में सिर्फ लेस देन लगाना होता है, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना होता। क्लियर है जी इतनी चीजें? स्ट्रिंग ट्रेवर्सल फॉर लूप के साथ कैसे करा जाता है और व्हाइल लूप के साथ कैसे करा जाता है, इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास देखो एक स्ट्रिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। म्यूटेबिलिटी किसको बोला जाता है? जो चीज चेंज हो जाती है, चेंजेबिलिटी को बेसिकली बोला जाता है म्यूटेबिलिटी। जो चीजें हमारी चेंज हो जाती हैं उनको बोला जाता है म्यूटेबल, और जो चेंज नहीं होती वो होती है इम्यूटेबल। जब मैंने एक स्ट्रिंग बना ली है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना ली और मैं यहाँ पे ट्राई करूं कि स्ट्रिंग बनाने के बाद फिर मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स को चेंज करके कुछ और बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग बना के उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दी और मैं बाद में ट्राई करूं कि इस जो स्ट्रिंग मैंने क्रिएट कर ली है इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर दूं, तो वो करना पॉसिबल नहीं होता है। दैट इज व्हाई स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि हम इनके अंदर आफ्टर क्रिएशन कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, एरर हट जाएगा। अगली चीज देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन हमने पहले भी देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को डबल इक्वल टू के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स क्योंकि इक्वल हैं तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर ये चीजें कैपिटल इनमें केस का फर्क होता, लोअर केस अपर केस का, तो ये रिजल्ट क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता। पर इतना करने के साथ साथ यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन करना भी पॉसिबल होता है। अब लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन, लेक्सिकोग्राफी जहाँ पे आपको वर्ड सुनने को मिलेगा उसका मतलब होता है डिक्शनरी से रिलेटेड, जिस अकॉर्डिंगली हमारी डिक्शनरी चल रही है। तो जैसे डिक्शनरी वाइज कंपैरिजन करने भी इसमें पॉसिबल होते हैं। अब वो कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि प्रिंट करो कि क्या एप्पल जो है इज इट ग्रेटर देन पाइथन, देखो रिजल्ट आ गया ट्रू। कैपिटल ए से लिखते हैं एक बार, रिजल्ट आ गया फॉल्स। मैंने लिखा एप्पल ग्रेटर देन पाइथन, रिजल्ट आ गया फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि डिक्शनरी में एप्पल पहले आता है या पाइथन पहले आता है? एप्पल पहले आता है। डिक्शनरी में बताया ना सबको चीजें कैसे अरेंज्ड होती हैं अल्फाबेट वाइज। क्योंकि पाइथन बाद में आता है, दैट इज व्हाई पाइथन को ग्रेटर कंसीडर करा जा रहा है। काउंटिंग के केस में भी ऐसा ही है, 1 2 3 4 कौन सा ग्रेटर है? 4 ग्रेटर है, क्योंकि वो बाद में आ रहा है। सिमिलरली जो चीज डिक्शनरी में बात, वैसे ये चीज बहुत कम यूज होती है इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जो चीज डिक्शनरी में बाद में आएगी वो ग्रेटर है। अगर हम यहाँ पे लेस देन लिख देते कि एप्पल इज लेस देन पाइथन, क्योंकि एप्पल पहले आ रहा है, दैट इज व्हाई ये चीज ट्रू हो जाती। ठीक है जी, तो ऐसे लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजंस करने भी पाइथन के अंदर क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। क्लियर है जी इतनी चीज? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट वी हैव एक मिनट यार, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग मेथड्स।
अब देखो स्ट्रिंग मेथड्स क्या है। स्ट्रिंग मेथड्स आर इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन अवर स्ट्रिंग्स। ठीक है जी। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करने वाले बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ वैल्यू निकालते हैं और उन्हीं को बोला जाता है स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है जी। अब ये स्ट्रिंग मेथड्स को भी कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी आती है केस कन्वर्जन मेथड्स। केस कन्वर्जन मेथड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो चीजें हमारी अपर केस में लोअर केस में है, बेसिकली उसको वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे एक बार सबसे पहले लिख रही हूँ, आप लोग फटाफट नोट कर लो, फिर उनके बारे में समझते हैं जी। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही जाओगे खुद से। कर लो जी नोट।
ओके जी, कर लिया नोट सबने? समझ आ गया हर चीज क्या कर रही है? अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, सारा का सारा। देन कैपिटलाइज होता है सेंटेंस का सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल बनाना, जो डिफॉल्ट था। टाइटल केस होता है हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर देना। एंड स्वैप केस होता है जो लोअर केस में था उसको अपर केस में बना दिया, एंड जो अपर केस में था उसको लोअर केस में बना दिया। सिंपल। एक चीज का देखो हमें हमेशा ध्यान रखना है, मेथड को लगाने का तरीका पता चल गया कि यहाँ पे पहले स्ट्रिंग का नाम लिखा जाएगा, डॉट, यहाँ पे मेथड लिख दिया जाएगा, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, राइट? यही हमारे पास होता है। अब देखो जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वो चीज क्या है, यहाँ पे देखो, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, मैंने सीधा प्रिंट लगाया, इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं एक मेथड लगा रही हूँ, क्या कि इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, जिससे ये पूरी की पूरी अपर केस में कन्वर्ट होके हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। अब मैं अगर इस स्टेटमेंट के बाद आके इन फ्यूचर फिर से इस स्ट्रिंग को यूज करूं, तो हमारे पास ये वापस से उसी फॉर्म में है जैसे पहले थी। इसका क्या मतलब है कि जो whenever कोई भी मेथड अप्लाई करा जाता है एक स्ट्रिंग के ऊपर, इट नेवर चेंजेस द ओरिजिनल स्ट्रिंग। जब भी हम एक मेथड अप्लाई करते हैं ना स्ट्रिंग के ऊपर, इट नेवर चेंजेस द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी बिल्कुल वैसी ही रहती है। इंस्टेड वो क्या करता है, इट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ दैट स्ट्रिंग विद ऑल द अप्लाइड चेंजेस। ठीक है जी। तो अगर आपने क्या करना है, आप इस स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म जो भी मेथड लगा रहे हो वो लगा के आप उसको एज इट इज ही रखना चाहते हो, तो आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। दैट स्ट्रिंग विल बी स्टोरिंग द आउटपुट आफ्टर some specific operation is performed on the string। समझ आया जी? जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, इट नेवर चेंजेस अवर ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? अच्छा, प्रिंट करना था वेरिएबल। ये देखो जी, तो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग के ऊपर जब अपर मेथड लगा के जो भी आउटपुट आ रहा था उसको एक न्यू स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। न्यू स्ट्रिंग अब जो है इट इज स्टोरिंग द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर अप्लाइंग अपर फंक्शन ऑन अवर स्ट्रिंग, एंड नॉर्मल जो हमारी स्ट्रिंग है वो एज इट इज ही दिखाई दे रही है जिस फॉर्मेट में वो ऑलरेडी थी। तो जितने भी फॉर्मेट हम करने वाले हैं स्ट्रिंग के, जितने भी मेथड्स आई मीन करने वाले हैं, सारे के सारे जो होते हैं दे नेवर चेंज अवर ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज? केस कन्वर्जन मेथड के बाद हमारे पास आते हैं स्पेस रिमूविंग के लिए फंक्शंस। करो जी नोट इतना।
करो जी नोट कर। ठीक है जी, ये हो गया, कर लिया नोट। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, अगर एक स्पेसेस आ रही है स्ट्रिंग के सिर्फ लेफ्ट या राइट में, बीच की बात नहीं कर रही हूँ, वो स्ट्रिप फंक्शन से नहीं होता है। अगर एक स्ट्रिंग के लेफ्ट या राइट, जैसे अभी यहाँ पे देखें जब हमने स्ट्रिंग प्रिंट कराई थी तो देखो इस जितना पोर्शन सिलेक्ट हो गया, लेफ्ट में भी स्पेस है या राइट में भी स्पेस है। जो स्ट्रिप फंक्शन है वो दोनों की दोनों डायरेक्शन से जो स्पेस है रिमूव कर देगा। जो एल स्ट्रिप फंक्शन है वो सिर्फ लेफ्ट से स्पेस को रिमूव करेगा। जो आर स्ट्रिप फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ राइट से स्पेस को रिमूव करेगा। क्लियर है जी? ठीक है, इतने में कोई डाउट? नेक्स्ट वी हैव, बाकी कल करेंगे यार, बस आज के लिए इतना बहुत है। यही पढ़ लेना, ठीक है, ढंग से अटेंडेंस लगा लो। बाकी हमारे पास स्ट्रिंग से रिलेटेड थोड़े से मेथड्स बचे हैं, वो हम कल करेंगे। ठीक है जी? ऑनलाइन सबको समझ आ गया जो भी बताया गया है आज? यस।